मुझे रात को नींद भी बहुत इत्मीनान की आती है क्योंकि मैंने काम किया और मेरे वार्ड के लोग जानते हैं। एमआईएम का हम वजूद मिटा देंगे, एमआईएम की हम जड़ें जिससे नाबूद कर देंगे। बहुत आए इस दुनिया में एमआईएम का वजूद मिटाने के लिए। एमआईएम जो काम कर रही ना साहब, इंशाल्लाह औरंगाबाद में आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरी बात आज की लिखना कि सबसे पहला महापुर एमआईएम करेगा इंशाल्लाह। एमपी साहब 5 साल आमदार रहे और अब खासदार के 2 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं। आखिर क्या कारण था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आम खास के अंदर स्टेडियम बन नहीं सका और कब तक बनेगा? साहब आम खास के लिए फंड आके पड़ा हुआ है, पर कुछ हमारे ही लोग हैं जो टांग खींचने का काम कर रहे हैं। चाहे अगर वो थोड़ा सा हमारे लोग आपस में बैठ के अगर वो समझौता कर लिया ना, खासदार साहब अकेले नहीं खेलने वाले हो ना, खासदार साहब वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं। 25 साल चंद्रकांत खेरे जी आमदार खासदार रहे, 10 साल आमदार रहे, पालक मंत्री रहे शहर के। कभी हमारे लोगों ने उनसे जाके सवाल नहीं किया। एक हमारा खासदार 40 साल के बाद आज मुस्लिम खासदार बना है जो सब समाज के लिए काम कर रहा है, तो लोग उन्हीं से सवाल क्यों ज़्यादा करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आज उन्होंने ज़मीन पे खड़े के काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ साहब, 7 साल से मैं खासदार साहब के साथ है, जो 5 साल आमदार थे, 2 साल खासदार रहे, उससे पहले भी मेरे उनके ताल्लुकात थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, खासदार जो खासदार हमारे शहर को मिला है वो वाइट कॉलर खासदार मिला है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाना रोड के से लोगों ने पैसे ले लिए, खासदार साहब ने ये ले लिए, पर मैं जानता हूँ जब इनके ऊपर लाट गिरेंगी ना, यही खासदार जब उनके ऊपर गुने दाखिल होंगे ना, तो इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और वहीं इंशाल्लाह मुसलमानों के घर भी बनेंगे। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। वो भी मेरे बाप दाखिल है, मेरे चचा है। मैं उनको मैंने आज तक कभी बुरा नहीं बोला हूँ और ना आगे भी बोलूँगा, क्योंकि मेरे बाप दाखिल उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। पर कुछ उनके नज़दीक के जो लोग हैं, उनके घर से सुई निकलती मेरे घर तक आए तक सब्बल हो जाती, मेरे घर से कोई सुई निकलती उनके घर के आए तक सब्बल हो जाती। ये सिर्फ आपस की नाइत्तेफाकी। इससे पहले भी हमारा समझौता हुआ था। मैंने वार्ड के तकरीबन मेरे जितने सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा करके उसमें समझौता किया था, और मैंने अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने वो साफ दिल से समझौता किया था। पर ना जाने उनके दिल में क्या मेरे लिए ज़ाहिर है, तो वो उनकी मर्जी है। मैं तो हर वक्त चाहूँगा, मैं आज भी उनको मेरे बाप की जगह रखता हूँ और कल भी मैं उनको मेरे बाप की जगह रखूँगा। भले ही हमारे आज आपस में ना रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं तो अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करता हूँ कि वो मेरे चाचा है, उन्होंने मुझे बाप बन के पालना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। सियासत साहब आज है कल नहीं है। अब उन्होंने बोलते मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना नवाबपुरा वार्ड से, तो मैंने उनको बोला ये हो नहीं सकता। वो कल मेरे को बुला के बोलेंगे भाई तू मेरा बेटा है, तू इलेक्शन लड़, मैं नहीं लड़ूंगा, तो मैं कल उनसे उनके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो मेरे बाप दाखिल है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मयूर अंसारी। आज सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है नवाबपुरे वार्ड को लेकर, और उसमें एक काम को लेकर जो विवाद सामने आया है, और उसके ऊपर एक बहुत ही अभी से ही हम समझते हैं कि कश्मकश शुरू हो चुकी है। और वो वार्ड का नाम है नवाबपुरा, और ये वहाँ के माजी नगर सभा थे और विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं। फिरोज खान नाम साहब है इनका। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए सर हमारे चैनल के माध्यम से कि आजकल एमआईएम पे बहुत आरोप लगते हैं कि आपने जो है तो एक जज्बात की राजनीति की, मुसलमानों के जज्बात से खेला और विकास के काम नहीं किया। तो मेरा पहला सवाल ये आपका कि जब आप चुन के आए थे तो ऐसा कौन सा ऐसा बुनियादी काम है, पक्का काम है जो आप कह सकते हैं कि ये मेरा काम है, वो काम गिना दीजिए आप। 2015 में मैंने इलेक्शन लड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भारी लीड से मैं चुन कर आया। मजलिस का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। मेरे कायद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं नगर से बनने के लायक हूँ, और मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब का। 2015 में जब इलेक्शन चुनकर आया, जब मैं चुन के आने के 3 महीने के बाद मैंने मेरे वार्ड में हॉस्पिटल लाने का काम किया हूँ। आज वो हॉस्पिटल की ओपीडी 250 से 300 पेशेंट की रोज़ की ओपीडी है। 250 से 300 पेशेंट रोज़ के वहाँ आते हैं और रोज़ के फ्री में मुफ्त में दवा लेके जाते हैं। ये मैंने काम किया हूँ। उसके बाद मैंने बुनियादी काम ये किया, मेरे वार्ड में कुछ मेरी बहना 60-70 लोग बहनें मेरी बेवा है। उसके बाद कुछ मेरे बच्चों ने, वार्ड के बच्चों ने सिलाई मशीन का कोर्स किया था, तो मैंने मेरे जेब से 3.5 लाख रुपए की मशीन उनको दिया हूँ। 80 मशीनें उनको मेरे जेब से बांटा हूँ। और कुछ बेरोजगार बच्चे थे जिसका 1/4 मैंने 55 हज़ार रुपये भर के उनको 3 रिक्शे दिलाया हूँ। तो ये मैंने बुनियादी काम किया, और मैं इसमें इत्मीनान में हूँ कि ये मेरे लिए सक्षम है। और मुझे रात को नींद भी बहुत इत्मीनान की आती है क्योंकि मैंने काम किया और मेरे वार्ड के लोग जानते हैं। और जैसा कोरोना काल का पीरियड था 2 साल का, लोगों को ऐसी हालत थी कि भाई की बॉडी को हाथ में लगा रहा था, बाप बेटे की बॉडी को हाथ में लगा रहा था, बेटी माँ की बॉडी को हाथ में लगा रही थी। ये परिस्थिति, इतना भय का माहौल था। तो वो पीरियड में मैं, मेरा भाई अफरोज़ खान और हमने जो एनजीओ चालू करा था मस्तान ग्रुप, तो वो एनजीओ के थ्रू हमने 4,500 हमारे हिंदू भाइयों को शमशान में जलाने का काम किया है। 450-500 हमारे मुसलमान भाइयों को दफनाने का काम किया। वो इतना भय का मामला था, तो ये हमने काम किया साहब। लॉकडाउन में मैंने
तकरीबन 2,500 से 3,000 1800 से 2,000 किट बांटने का काम किया। आप लोगों ने वो उस टाइम भी न्यूज़ पे बताया था, मैंने मना करा था, पर आपने बोले नहीं फिरोज भाई आप काम करो तो आप बताइए। तो ये हमने काम किया है। मेरे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने लाखों किट बांटे, हमारे हर नगर सेवक ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किट बांटा। आरिफ हुसैनी साहब ने कम से कम 1,000 किट बांटे होंगे, नासिर सिद्दीकी साहब है, अजीम है, रफीक चीता है, हर कोई हमारे नगर सेवक ने काम किया। आपको जानते कि सिर्फ और सिर्फ MIM रोड पर थी और मेरा कायद इम्तियाज जलील साहब रोड पर थे। सर आपके विरोधियों के से ये आरोप भी लगते हैं कि आने वाले समय में जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे तो MIM का हम वजूद मिटा देंगे, MIM की हम जड़ें निस्तर नाबूद कर देंगे, इस तरह के आह्वान भी होते आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में चल रहा है, तो इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, मैंने देखा हूँ बहुत आए इस दुनिया में MIM का वजूद मिटाने के लिए। बिहार में इलेक्शन के लिए जब हम कैंपेनिंग के लिए गए थे, हम 15 दिन, हमारा औरंगाबाद के पूरे नगर से 15 दिन बिहार में थे, वहाँ पर भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि हम MIM का वजूद मिटा देंगे, MIM शिवसेना की बी टीम है, MIM BJP की बी टीम है। हम पे बहुत आरोप लगे, मेरे खाद पे बहुत आरोप लगे, पर MIM ने बिहार में मेहनत करके 6 सीट खड़ी करी थी, 6 में से हमने 5 विधायक चुन कर लाए। हमने वही माहौल अभी हमारा गुलबर्गा में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 सीट खड़े करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी पूरी 20 की सीट चुन के आए। गुजरात में हमने नरेंद्र मोदी के गाँव में जाकर काम कर आए। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में हमारा महापौर बना है, गोधरा में हमारा महापौर बना, अध्यक्ष बना है। तो हमने जहाँ भी काम किया गुजरात में हमने 20 सीट चुना कर लाए। आज गुजरात बोले तो BJP का गढ़ है। तो ये लोग कहीं ना कहीं मेरे खाद पे भरोसा करते। और आप बताइए पार्लियामेंट में जितने भी सवाल है, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे CA NRC का मुद्दा हो, ये कौन से खासदार ने उठाया साहब? आज जितने भी मुस्लिम 22-23 खासदार है उसमें 2 ही खासदार बोलते हैं साहब मुसलमानों के हित के लिए। किसी से पूछा गया, अजमल साहब से पूछा गया कि मैडम का हुक्म नहीं था। ऐसे ही मुसलमान खासदारों ने बहाने बता के उस दिन पार्लियामेंट में एब्सेंटी लगाई, तो सिर्फ 2 ही शेर पार्लियामेंट में गूंजे। अब मैं बताना चाहूँगा, मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब की लड़की की शादी थी, उनकी बच्ची की शादी थी और साहब 12 बजे रात तक पार्लियामेंट में थे। आपने देखा पार्लियामेंट में सबसे बड़े बिल फाड़ने वाले मेरे कायद है असदुद्दीन अवैसी साहब। सर सियासत में ना कोई मुस्तकिल तौर से न किसका दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है, और शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी ये अघाड़ी में है और इनका एक मंत्र है, एक उपदेश है कि हम BJP को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, महानगर पालिका में हो, आमदार में हो, खासदार में हो। मान लीजिए अगर चुनाव के बाद अगर ऐसा समीकरण बनता है कि आप और अघाड़ी दोनों मिलकर महापौर बनता है, यानी कि BJP को आप दूर रखने में कामयाब होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई ऐसे समय पे आप BJP को दूर रखने के लिए कुछ हाथ मिलाएंगे या कुछ साथ जाने का प्रयास करेंगे? नहीं, अभी हमारा सर्वे इतना स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब का सर्वे इतना स्ट्रांग है औरंगाबाद के ताल्लुक से। साहब हम 70 से 75 सीट लड़ने वाले हैं, जिसमें से हम 50 के ऊपर कामयाबी हासिल करने वाले। आप देखिए हर किसी का सर्वे है कि MIM औरंगाबाद में 1st नंबर की पार्टी बनने वाली, 2nd भाजपा रहने वाली है, 3री शिवसेना रहेगी। कांग्रेस और NCP तो डूब गई साहब, खत्म हो गई। ना कांग्रेस का कोई वजूद बचा है, ना NCP का कोई वजूद बचा है। हाँ, 3 पहियों की सरकार है, आप खुद देख रहे हैं, कब गिरेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए MIM जो काम कर रही ना साहब, इंशाल्लाह औरंगाबाद में आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरी बात आज की लिखना कि सबसे पहला महापौर MIM करेगा इंशाल्लाह। और अगर हमको सपोर्ट भी लगा है 10-12 सीट का, तो हमारा दलित भाई है, हम उनसे सपोर्ट लेंगे, हम उनको डिप्टी मेयर बनेंगे। जो भी मेरे पार्टी के खाद, जो भी मेरे सीनियर लीडर है, वो करेंगे, डिसीजन लेंगे। सर मैं जब आपके पास आ रहा था तो मेरी एक आदत है, जब मैं किसका इंटरव्यू कवर करता हूं तो कुछ लोगों से सवाल पूछ लेता हूं कि भाई आप जनता है, आप कुछ बोलिए तो मैं साहब से कुछ पूछ लूं। तो मैंने किसी 2-4 साहब को फोन किया था, तो उन्होंने कहे थे कि 2 बातें सामने आई थी कि इम्तियाज साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, MP साहब भी है। तो MP साहब 5 साल आमदार रहे और अब खासदार के 2 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं। आखिर क्या कारण था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आम खास के अंदर स्टेडियम बन नहीं सका, और कब तक बनेगा? साहब ये मेरी मांग नहीं मुझे है, नहीं, मैं बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, खादर साहब के साथ विधानसभा में मैं था, मैं गया था खादर साहब के साथ में। उस टाइम साहब ने जब CM साहब, जो उस टाइम के CM थे अपने देवेंद्र फडणवीस साहब आम खास के लिए फंड आके पड़ा हुआ है, पर कुछ हमारे ही लोग हैं जो टांग खींचने का काम कर रहे हैं। चाहे अगर वो थोड़ा सा हमारे लोग आपस में बैठ के अगर वो समझौता कर लिया ना, खासदार साहब अकेले नहीं खेलने वाले हो ना, खासदार साहब वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं, वो हमारे लोगों के लिए ही सोच रहे हैं। हमारी जो आने वाली नस्ल है साहब, आज बताइए कौन से मुस्लिम एरिया में एक स्टेडियम बना हुआ है? तो खासदार साहब की जो कोशिश है,
अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड भी आगे पड़ा हुआ है। खासदार साहब हर वक्त वक्फ बोर्ड से उसकी नुमाइंदगी भी करे, सीएम साहब से मिले, साहब ने हर मिनिस्टर, अभी जो 3 भाइयों की सरकार है, साहब ने उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की है। आज वो औरंगाबाद में नहीं, आज मुंबई में ही है, और उनके यही मुद्दे, आज उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल लाया है। तो ये साधारण काम नहीं है साहब, यही खासदार की खूबी है कि जो उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल लेकर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी चालू हो गया। साहब ने स्किल डेवलपमेंट, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब देखिए ना, अब स्पोर्ट्स के ऊपर भी जब उनके दोस्त थे ओम प्रकाश बाखोरिया साहब, उन्होंने भी कहा था खासदार साहब को कि साहब आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ है। तो कुछ हमारे ही लोग हैं जो बुड्डी लाइन के हैं, तो ये आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में बच्चों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो स्टेडियम भी बनेगा, और यही खासदार के पीरियड में बनेगा, और हमारे ही पीरियड में बनेगा इंशाल्लाह। हम आपसे वादा करते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसका काम कामयाब हो जाएगा। सर, आपके माध्यम से एक सवाल और आया था कि जैसा खासदार साहब जो तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी एक हमारे शहर के लिए एक नामचीन बात है, एक बात से फख्र की बात है और विकार की बात है। लेकिन क्या ये अच्छा हो, ये लोगों की मांग है कि खासदार साहब जैसा जकरिया साहब थे, जकरिया साहब ने सिडको बसाए थे, एक उनका प्लान था कि मैं मुस्लिम समाज को यहाँ से डेवलप हो सकेंगे, और आज वक्त की औरंगाबाद जिले के अंदर हजारों लाखों एकड़ जमीनात मौजूद है, और ये मुसलमानों की दिल की बात है। साहब, आपके माध्यम से मैं सवाल कर रहा हूँ, बराज उनसे भी कर रहा हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ कि ऐसा वो क्षण, वो पल कब आएगा कि खासदार साहब रोड पे आ जाएंगे और बोलेंगे ये मेरे समाज जो बेघर है, इनकी छत नहीं है और हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, आप मैं इनको जमीन दिला के रहूंगा या इनको बसा के रहूंगा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं आपके जरिए से कि ये काम होने वाला है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसा अकोला के आमदार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पे जो लोग घरों बनाने का काम किया, वैसा ही खासदार साहब का भी प्लान है। और खासदार साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें हर बोर्ड मेंबर को साथ आना चाहिए। आप देखिए कल की मीटिंग में क्या नाइतफीकी हुई। खासदार साहब ने वक्फ बोर्ड की एजेंडे में जो ठहराव था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे जितने के पास है उस पर गुना दाखिल करो, पर इन मेंबरों ने उस पर सहमति जाहिर नहीं की। तो खासदार साहब उसके लिए हाई कोर्ट में जाने वाले, आज का साहब का प्रेस का वो है, आज के पेपर में है साहब हाई कोर्ट जाने वाले, वो जालना रोड की ज़मीन को लेकर। सब लोग कैसा है, अभी मैं बताता हूँ, 25 साल चंद्रकांत खेरे जी आमदार खासदार रहे, 10 साल आमदार रहे, पालक मंत्री रहे शहर के, कभी हमारे लोगों ने उनसे जाके सवाल नहीं किया। एक हमारा खासदार 40 साल के बाद आज मुस्लिम खासदार बना है, जो सब समाज के लिए काम कर रहा है, तो लोग उन्हीं से सवाल क्यों ज़्यादा करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आज उन्होंने ज़मीन पे खड़े के काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ साहब, 7 साल से मैं खासदार साहब के साथ है, जो 5 साल आमदार थे, 2 साल खासदार रहे, उससे पहले भी मेरे उनके ताल्लुकात थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, खासदार हमारे शहर को मिला है, वो व्हाइट कॉलर खासदार मिला है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जालना रोड के से लोगों ने पैसे ले लिए, खासदार साहब ने ये ले लिए, पर मैं जानता हूं जब इनके ऊपर लाट गिरेंगी ना, यही खासदार जब उनके ऊपर गुने दाखिल होंगे ना, तो इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और वही इंशाल्लाह मुसलमानों के घर भी बनेंगे और मुसलमानों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनेंगे। सर, हमने देखा है औरंगाबाद तारीखी शहर के अंदर कि कई लोगों के आपसी खानदान के झगड़े भी हुए हैं, और आपको पता है नाम बोलने की जरूरत नहीं है, तो उलमा इकराम आगे आए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें आगे आई है, उनको सलाह समझौता कराया है, एक दोस्त बने हैं, और फैसल खान साहब आपके चचा हैं, आप बिल्कुल हैं, तो क्या आने वाले वक्त में तौक़ की जाए कि भाई आपका मन मिटाव हो जाए, आप हाथ मिला ले, गले मिल ले, कम से कम समाज के वास्ते, कौम के वास्ते, ऐसी उम्मीद की जा सकती सर? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। वो भी मेरे बाप दाखिल है, मेरे चचा है, मैं उनको मैंने आज तक कभी बुरा नहीं बोला हूँ, और ना आगे भी बोलूँगा, क्योंकि मेरे बाप दाखिल, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। पर कुछ उनके नज़दीक के जो लोग हैं, उनके घर से सुई निकलती, मेरे घर तक आए तक सब्बल हो जाती, मेरे घर से कोई सुई निकलती, उनके घर के आए तक सब्बल हो जाती। ये सिर्फ आपस की नाइतफाकी, जो उनके जो बच्चे हैं ना, सूफियान खैसर खान, शाहरुख खैसर खान, उनका जो भतीजा है मुजाहिद शकील खान, ये जो बच्चे हैं ना, ये आपस में नहीं मिलन दे रहे। इससे पहले भी हमारा समझौता हुआ था, मैंने वार्ड के तकरीबन मेरे जितने सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा करके उसमें समझौता किया था, और मैंने, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने उस साफ दिल से समझौता किया था। पर ना जाने उनके दिल में क्या मेरे लिए ज़ाहिर है, तो वो उनकी मर्जी है। मैं तो हर वक्त चाहूँगा, मैं आज भी उनको मेरे बाप की जगह रखता हूँ और कल भी मैं उनको मेरे बाप की जगह रखूँगा। भले ही हमारे आज आपस में ना रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं तो अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करता हूँ कि वो मेरे चाचा है, उन्होंने मुझे बाप बन के पालना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। सियासत साहब आज है कल नहीं है। अब उन्होंने बोलते मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना नवाबपुरा वार्ड से, तो मैंने उनको बोला ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता बोले, तो उन्होंने मेरे खिलाफ कई कानूनी झूठे गुने दाखिल कराए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मेरे खिलाफ कराए, मेरे बच्चों के झूठे सर्टिफिकेट बनाए, वो भी मैंने मीडिया को बताया था। तो उन्होंने 2016 में भी मेरे बच्चों के झूठे सर्टिफिकेट बनाए थे, अभी 21 में भी पुलिस स्टेशन में मामला चालू है, बहुत जल्द उस पर FIR दाखिल होने वाली है। तो ये सब काम है जो उन्होंने किए, मैंने ऐसा काम कुछ नहीं किया। मेरा घर शीशे का नहीं है, मेरे वालिद की इतनी 2000 स्क्वायर फीट जगह है, और उसमें ही हम तीनों भाई रहते हैं। जिसके घर कांच के, उन्होंने सोचना चाहिए पत्थर मारने से पहले। तो ये उनकी मर्जी है। अगर वो कल मेरे को बुला के बोलेंगे भाई तू मेरा बेटा है, तू इलेक्शन लड़, मैं नहीं लड़ूंगा,
तो मैं कल उनसे उनके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो मेरे बाप दाखिल है। ये थे नवापुरे के माजी नगर सेवक फिरोज खान साहब, और इनसे हमने एक बातचीत की। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हर वार्ड में एक सर्वे चल रहा है कि नगर सेवक ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, जनता उनसे कितनी खुश है, और ये एक सर्वे चल रहा है। इसी के अंतर्गत हम इनके पास आए थे। और कुछ सोशल मीडिया पे भी बहुत सी बहस चल रही हैं, वो तो सबके सामने है, हम उसे बताना ज़रूर नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर दो बात बहुत अहमियत के हमें सामने आई हैं। नंबर एक के वक्फ बोर्ड को लेकर ऊपर कि जैसा बताया कि हमारे पास जो अदर पार्टी के जो लोग हैं, मुस्लिम नेता है, वो एकजुट नहीं है। ये एक बहुत शर्म की बात है कि 30, 35, 50 साल के करीब वक्फ बोर्ड की स्थापना होती है, वक्फ बोर्ड बनता है। आखिर क्या कारण है कि औरंगाबाद जिले के अंदर, मराठवाड़े के अंदर लाखों एकड़ जमीन होती है और आज भी लाखों की संख्या में मुसलमान किराए से रहते हैं, उनको जो घर नसीब नहीं है। आखिर ये भी बहुत शर्म की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो भी राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के, सेना के, आप हर पार्टी में आप रहिए, ये हमारा लोकशाही है, हमारा संविधान है। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ की जमीनात जो खालिसन मुसलमानों की है, इसके अंदर को यही नहीं कि शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि हमारे पीएम को पूछना पड़ेगा, सीएम को पूछना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगी, ठहराव पास करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये वक्फ बोर्ड की जमीन पूरी तरह से मुसलमानों की है, तो सवाल ये है कि इसको लेकर अब तक बंदरबाट कैसी हुई, लूटमार कैसी हुई। और आप सत्ता में थे, सेकुलर पार्टी सब जुड़े हुए थे, मुसलमानों के कायद होने का दावा करते थे, मुसलमानों के लीडर होने का दावा करते थे। आखिर वजह क्या है? ठीक है, आपने क्या विकास किया, नहीं किया, ये एक अलग शक्ल है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन तबाह बर्बाद कैसी हुई, ये सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। और दूसरी बहुत अहमियत की हमें लिए बात यहाँ निकल के आई है कि हमने देखा है औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे मौजूद उलमा इकराम और बड़ी शख्सियतों ने कई ऐसे विवादात को सुलझाया है, उनको गले मिलाया है, हाथ मिलाने पर मजबूर किया है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। तो क्या ये अच्छा हो कि हमारे उलमा इकराम बड़ी जुस्तजू के साथ, बड़ी फिक्रमंदी के साथ ये दो खानदानों को जो एक परिवार से, इनको मिलाने का प्रयास करें। सियासत होती रहेगी, राजकारण होते रहेगा, लोग सुन के आते रहेंगे, लेकिन हम समझते हैं अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो हमारी औरंगाबाद की शान रहेगी, नाक रहेगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता भी आगे बढ़कर इनको मिलाने का प्रयास करेंगी और उसके साथ साथ हमारी सियासत भी चलते रहेंगी और विकास के काम भी चलते रहेंगे।